कि हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इस किस्म के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू राज्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ। ये प्रस्तुति इसलिए भी विशेष हो गई है क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बयार को बदलने के लिए धारा 370 का खात्मा किया गया, लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद सरकार कह रही है बहुत कुछ बदल रहा है संवैधानिक रूप से, तो परिवर्तन 370 के हटने के बाद से देखने को मिला। लेकिन क्या, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कुछ डिबेट्स में इस बात का जिक्र किया कि प्रैक्टिकली क्या वहां पर ये सब कुछ दिख पा रहा है। ऐसा इसलिए भी हम बार कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें, ऐसे आधार सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं से सरकार को, प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। एक तरफ परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, फैसला समय को लेकर चुनाव आयोग करेगा। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हमेशा से अपने बयानों से लेकर सवाल खड़े करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिसने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार हमें बेवकूफ ना समझे, उनकी मंशा मुझे समझ में आ रही है। वो चुनाव के बाद भी अलग राज्य का दर्जा नहीं देने वाले हैं जम्मू कश्मीर को, बल्कि उनकी मंशा है जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने की। अब हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने की ये जो बात फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है, सवाल ये उठता है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ये क्यों नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है वहां पर हिंदू जाकर बसे। याद होगा आपको, ज्यादा दिन नहीं बीते, 72 घंटे पहले ही अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने यही तो कहा था कि बाहरियों को बसने नहीं देंगे और अगर ऐसा होगा तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान उनके उस बयान को इंडोर्स करता है और आधार तैयार कर रहा है कि बात भले ही कश्मीरी पंडितों की जुबान से ये करते हो, लेकिन वाकई आज भी कश्मीरी हिंदुओं से ये उतनी ही घृणा करते हैं जो 90 के दशक में हुआ करता था। तो ऐसे में परिस्थिति चुनौती वाली है। लक्ष्य और उद्देश्य सरकार कह रही है कश्मीरी हिंदुओं को वहां पर पुनर्स्थापित करना है, उनका वास प्रवास वापस दिलाना है। लेकिन जब तक ऐसे लोग सामने हैं तो क्या वाकई तब तक वो सपना पूरा हो पाएगा जिसकी मंशा सरकार देख रही है? आज इन्हीं पर करेंगे हम बड़ी बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बड़े बड़े पैनलिस्ट, जवाब मांगेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर आज की टीजर रिपोर्ट पर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, लेकिन आज भी अपनी असल पहचान से दूर है हिंदुस्तान। जिसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था उसे धर्मनिरपेक्षता का तमगा दे दिया गया। हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर लहूलुहान है, बेचैन है, परेशान है, आस्तीन के सांपों से हैरान है। कभी कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम से अशांति, तो कभी आतंकवादियों के मरने पर अशांति, कभी पत्थरबाजी करके अशांति, तो कभी धारा 370 हटने पर अशांति, कभी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने पर अशांति, तो कभी जम्मू कश्मीर को अलग राज्य देने पर अशांति। जी हाँ, भारत के स्वर्ग के नाम से पहचान रखने वाले जम्मू कश्मीर में फिलहाल कुछ अधर्मियों के कारण अशांति है, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद उसे अलग राज्य का दर्जा मिलेगा, यानी कि जनता अपने सेवक को पूरी आजादी के साथ चुन सकती है। लेकिन केंद्र सरकार के कई प्रयासों की तरह इस फैसले पर भी चंद लोग जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र के इस फैसले को मोड़ तोड़कर कुछ सियासी पार्टियां जनता के सामने परोस रही हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि अब तक धारा 370 हटने की मरोड़ उनके पेट से गई नहीं है। केंद्र ने दूसरी चोट देने की और तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से बिलबिलाकर जेकेएनसी सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है
कि सरकार चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देगी। इतना ही नहीं, अब्दुल्ला ने आगे कहा कि परिसीमन अभ्यास के पीछे यूटी में पूरा होने का मकसद जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुसंख्यक राज्य में बदलना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शायद फारूक अब्दुल्ला भूल गए हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा ही हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र को लेकर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, पर हिंदुस्तान आज भी ऐसी बीमार मानसिकता के चलते अपनी असल पहचान प्राप्त नहीं कर सका है। शिवम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इस किस्म के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो एक बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर UPA गवर्नमेंट में रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला साहब इस बयान के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? वो सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन उनका बयान भी उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि क्यों नहीं वो चाहते कि कश्मीर में हिंदू आकर बसे, क्यों नहीं चाहते कि वो कश्मीरी हिंदू जो दशकों से उनके राज में ही, जिनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा था मजबूरी के साथ, क्यों नहीं वो चाहते कि उनको उनका पुनर्वास मिले, उनका घर मिले, आवास मिले। ऐसे में जिस मंशा पर फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं, उनकी खुद की मंशा सवालों के घेरे में है। इन्हीं सवालों के साथ आज होगी चर्चा। आज के पैनलिस्ट से अब कराती हूं आपका परिचय, स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और कश्मीरी पंडित सुशील पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं अभिजीत जसरोटिया जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मैं देख पा रही हूं संदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि दरअसल सरकार की मंशा है परिसीमन के बहाने कश्मीर को हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने की। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज का है तो फिर कश्मीर पर हिंदुओं का हक, उनका अधिकार क्यों नहीं हो सकता है? आइए इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुजफ्फर साहब आपके पास आते हुए, फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मंशा है हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने की, क्यों नहीं चाहते आप लोग कि हिंदू आकर बसे कश्मीर में? जो यहाँ का हिंदू है उस पर तो किसी का एतराज नहीं। नीयत से कोई आते हैं कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज करनी है तो उस पर तो एतराज जायज बनता है। वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ का जो मुसलमान है, वहाँ का जो सिख है, उसके लिए तो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता है। नहीं, वहाँ और यहाँ क्या होता है? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है ना। आप इस डिस्कशन को इस तरफ से क्यों शुरू करते हैं कि कश्मीरी पंडित तो वहाँ के निवासी हैं भाई। जितने हकदार मैं हूँ उतना ही कश्मीरी पंडित है, वहाँ का सिख भी उतना ही है। पुंछ का अगर सिख होगा तो वो भी उतना ही हकदार है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी हम लोग इसकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए करेंगे तो वो गलत है, उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन जो वहाँ का निवासी है वो सारे उतने ही हकदार हैं, उनका उतना ही हक बनता है। मुजफ्फर खान जी, दो सवाल मैं पूछूं आपसे। आप अगर मैं दो सवाल आपसे पूछूं और जरा आप बहुत एहतराम के साथ आप जरा इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का भी है, कश्मीरी पंडितों का भी है। कितने कश्मीरी पंडित वहां जा पाए हैं और कितने कश्मीरी पंडितों को आप लोगों ने बसाने के लिए कुछ कवायद की है? दूसरा सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। दूसरा सवाल मेरा नहीं, वो सारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी से तो मैं पूछूंगी, जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। आप अभी कश्मीरी सद्भावना, कश्मीरियत का, आप कश्मीरियत पर अभी जो आप संभाषण दे रहे थे यहाँ पर, तो मैंने इसीलिए हमारे पास कौन सा जितना इख्तियार है? कश्मीरी हिंदुओं का है, आपने कहा ना अभी कि कश्मीरी पंडितों का है, वो है, तो मुझे बता दीजिए कि क्या किया गया। एक
कश्मीरी पंडित का नाम बताइए जो प्रॉपर्ली वहां पर जाकर बसा हो, एक कश्मीरी हिंदू परिवार बताइए। सरकार के जो लोग बीजेपी के हैं, आप जरा उनसे पूछे ना ये चीजें। आप सेलेक्टिव हो रहे हैं पिछले 5 साल में। मुजफ्फर खान, आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। सुनो, पहले बात सुन ले आप। मैं सुन रही हूँ आपकी बात। में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ पैकेज मिला, एम्प्लॉयमेंट। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी कि कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी जा रही थी और आपने चुप्पी साध रखी थी। आपने गवर्नमेंट का पक्ष रखना है, लेकिन मेरी बात भी सुन लें आप। पहली बात तो आप क्लियर हो जाइए कि गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर अभिजीत जी हैं। मैं कश्मीरी हिंदू की आवाज अगर आपके सामने बनी हूँ तो मेरा अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। अब मुझसे सवाल पूछ रहे, उनके पूछने के बजाय गवर्नमेंट से पूछे ना कि भाई उन्होंने क्या किया, क्यों किलिंग हुई। वो कहते हैं कि भाई 370 खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अगर सब कुछ ठीक है तो वहाँ कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हुई? Who is responsible? वहाँ से भागे आज भी वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों कौन रिस्पॉन्सिबल है? धारा 370 पर तो आपके नेता चीन का इंटरवीन कराने लगते हैं। धारा 370 के बाद अगर कुछ प्रक्रिया होती है तो आपके ही नेता कह रहे हैं ना कि अगर दूसरे कहते हैं बाहरियों को नहीं बसने देंगे तो उस पर आप मौन साध लेते हैं। तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, ऐसा बोलने वालों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हिंदू बहुसंख्यक बनाना राज्य चाहते हैं, इस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। थोड़ा क्लियर हो जाइए, क्लियर हो जाइए। या ये कहना चाहिए कि आप अपनी मंशा अपने बयानों के जरिए स्पष्ट कर रहे हैं। मैं सुशील पंडित जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, बीते 2 मिनट से मुजफ्फर खान साहब से मैंने 2 चीजें पूछी। हमारी मंशा ये है कि 370 जो एब्रोगेट हुआ गलत हुआ। आज भी जो वायलेंस है हम उसके भी खिलाफ हैं, वायलेंस भी गलत है। हम यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आज की डेट में हमारी नहीं बनती, वो यहाँ की सुशील पंडित जी, बीजेपी की बनती। सुशील पंडित जी, एक राग जो शुरू से चला आ रहा था आज भी वही अलापा जा रहा है और अब तो ये कहा जा रहा है कि हमें बेवकूफ नहीं समझा जाए। सरकार की मंशा क्लियर है, हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाना है। सुशील पंडित जी, देखिए, इनकी मंशा क्या है ये पहले दिन से सबको मालूम है। जब शेख अब्दुल्ला ने पार्टी बनाई थी तो उसका नाम रखा था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी इन्होंने। वो तो नेहरू ने थोड़ा समझाया बुझाया कि भैया लोगों के सामने दिखाने की शक्ल कुछ थोड़ी साफ होनी चाहिए, मन में आप कुछ भी हो, तो इन्होंने नाम बदल के उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया, लेकिन जहनियत नहीं बदली। उस समय कश्मीर घाटी में हिंदू अल्पसंख्यक थे, अकलियत थे, माइनॉरिटी थे और बहुत छोटी सी माइनॉरिटी थी, 5%। सुशील जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई थिंक आपके बैकग्राउंड से कुछ म्यूजिक आ रही है, अगर या फिर कोई टीवी ऑडियो है जो आ रहा है, प्लीज उसको अगर आप म्यूट कर सकें प्लीज। मैं आती हूँ, आई विल कम बैक टू यू। मैं अभिजीत जी आपके पास आ रही हूँ। अभिजीत जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ये कह रहे हैं कि आपकी मंशा कश्मीर को हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने की है। अभिजीत जी, आई थिंक अभिजीत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज हाँ, आ रही है। अभिजीत जी प्लीज। देखिए, ऐसा है कि अगर आप इस चीज को देखिए, सबसे पहले तो फारूक साहब एक बड़े सीनियर और बड़े सीजन्ड लीडर हैं, काफी पुराने नेता हैं। शायद मेरी उतनी उम्र नहीं है जितना इनको यहाँ पर सियासत में दौर हो गया, समय हो गया, और उन्होंने काफी चीफ मिनिस्टर से लेकर यूनियन मंत्रालय तक हर एक चीज और काफी प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया है। इस तरह के बयान सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट ने भी आपके सामने, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी कहा। मैं आना चाहता हूँ उसके ऊपर, क्या ये जो बयान कर रहे हैं, इन बयानों को लेकर क्या फारूक साहब सीरियस है? आप एक चीज समझिए, जरा थोड़ा सा इतिहास में जाने की जरूरत है। सन 1987 में आपको ले जाऊंगा, 1987 में, जहां से सारे का सारा कश्मीर की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उस समय एक MUF नाम की पार्टी हुआ करती थी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। उस समय फारूक साहब ने कुछ और सुर गाया था। उस समय फारूक साहब कह रहे थे कि यहाँ पर मुस्लिम राज्य बनने वाला है, यहाँ पर पाकिस्तान का ये सब कुछ होने वाला है। और रातों रात इन लोगों ने, उस समय बूटा सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे, रातों रात इन लोगों ने आंकड़े चेंज कर दिए, जीतों को हरा दिया, हराए को जिता दिया। उसके बाद यहाँ पर बंदूक दाखिल हो गई, तब इनका कुछ और राज था। और आज इन चीजों को इन्होंने टोटली न्यूटर्न लेके कुछ और बोलना शुरू कर दिया है। ना हिंदू से, ना मुसलमान से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आउट ऑफ पावर है।
और पावर को वापस पाने के लिए कुछ ना कुछ इनको वो कहना तो जरूरी क्लियर है। देखिए लेकिन अभिजीत जी, लोगों वो को गुमराह उनका एजेंडा लोगों को उनका क्लियर है। गुमराह अगर करने उनको अपनी सियासत बचानी है तो उनको अपने आधार को टारगेट करना होगा, और इसीलिए तो ऐसा बयान होता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बयान क्या आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, परिसीमन इस दिशा में उठाया गया, एक महत्वपूर्ण कदम है, जम्मू कश्मीर की बयार में बहार आएगी। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं कि एक तरफ अपनी पार्टी के लीडर कहते हैं कि भारियों को बसने नहीं देंगे, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुसंख्यक हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं, ये सारी मंशा विफल होगी, तो क्या ये आपके लिए चैलेंज नहीं है? एक चीज आप समझिए, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कुछ लोगों को कुछ देर तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक बेवकूफ बनाया जाता है, पर सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। अब जम्मू कश्मीर के लोग भली भांति समझ चुके हैं कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर जो पारिवारिक पार्टियां रही वो करती रही हैं। डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से लोग ऊब चुके हैं और इनका जवाब उन्होंने इनको जब 3 टायर सिस्टम रिस्टोर हुआ, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी में अच्छा खासा जवाब इनको दे चुके हैं। आज इस चीज के ऊपर राजनीति करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर एक नई तरक्की, एक नए आयाम की तरफ निकल चुका है, जहां पर सभी के सभी लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये राजनीति जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको पता लग चुका है कि इनकी जमीन जो है वो खिसक चुकी है, इसीलिए अब ये लोगों को जमीन खिसक चुकी है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति कश्मीर में है, आपके लिए चुनौती जरूर है। मेरे साथ सुशील पंडित जी क्या अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आई थिंक उनसे मेरा कनेक्शन कट हुआ है। संदीप जी, आपके पास आते हुए, ये जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपका रिएक्शन, कांग्रेस इस बयान को कैसे लेती है? पहली बात तो हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए अमित शाह जी का बयान। जो अमित शाह जी ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर, बातों का ध्यान रखिएगा, इसलिए कि इन्होंने धारा 370 में भी बातों को घुमाकर आज इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि धारा 370 समाप्त हो गई है, जबकि उसमें संशोधन हुआ है और राज्यसभा में ही बोलते हैं कि धारा 370 के सभी खंड समाप्त किए जाते हैं सिवाय खंड 1 के। अगर सिवाय खंड 1 है तो धारा 370 आज भी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अमित शाह ने ये बोला कि जो है हम जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, तो आप यूनियन टेरिटरी की बात क्यों कर रहे थे साहब? अगर यही मांग राहुल जी ने की तो आपने उनको देशद्रोही बता दिया था। राहुल जी ने भी तो यही बात कहा था कि अगर हम चुनाव में आते हैं जीतकर तो हम इसको विशेष राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब आज आप पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं या नहीं है? पहली चीज। अब थोड़ा सुशील पंडित जी चले गए, लेकिन मेरा उनसे सवाल होना चाहिए था, इसलिए कि जब कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी, उसपे हमारी इनकी बहुत सारी बातें हुई थी और कुछ हॉट टॉक भी हुई थी। मैं उनसे कहूंगा कि कश्मीरी पंडित जी, आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, और आपके नाम पर यह बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश में वोट लेने का काम करती है, आपको समझना होगा कि आज जो हालात कश्मीर में थे वो आज पूरे देश में है भाई। कश्मीर ब्राह्मण मारे जा रहे हैं लगातार पूरे देश में, प्रदेश में। नहीं संदीप जी, एक सवाल, ठीक है, आप सवाल पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ बसने नहीं देना चाहिए, हिंदुओं को यहाँ बसने नहीं देंगे, बारी को यहाँ आने नहीं देंगे, हिंदू बहुसंख्यक राज्य नहीं होगा, विफल हो जाएंगे, हिंदुओं का क्या कश्मीर नहीं है क्या? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कश्मीर हिंदुओं का नहीं है? सबका है, आपका भी है, आप भी जाइए। नहीं, मेरा तो अब जाकर हुआ, पहले तो सोच ही नहीं सकती थी ना। कानून रोकता था, जिसको आप लोगों ने भी हरी झंडी दी थी, जिस पर आपने मौन साधना कर रखी थी। अब जाकर कह सकती हूँ कि हाँ कश्मीर मेरा है, कुछ सोच सकती हूँ। 370 के रहते हुए कहाँ सोच सकती थी? आप भी नहीं सोच सकते थे। ठीक है, मैं जवाब दे दूं? आप नहीं सोच सकते थे, आपने सबको बोलने दिया, मैं बोलना शुरू किया। क्या बोलिए, बात रखिए, लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा है उस पर जरूर आइएगा। हमारा सवाल आपसे था ही नहीं। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि हमने कानून बनाया, ये किया वो किया, तो आपके गृह जहां आपका निवास है वहां पर तो खेती बाड़ी लोग करते होंगे। अपने नाते रिश्तेदारों को कहिएगा कि गुजरात में जमीन लेकर दिखाएं खेती बाड़ी के लिए। आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या गुजरात में किसानी के लिए जमीन खरीदी जा सकती है? उत्तर प्रदेश का वासी नहीं, उसका जवाब अभी आप ले लीजिएगा अभिजीत जी से। लेकिन आपने कहा ना कि कश्मीर सबका है, तो कश्मीर में लिया जा सकता था, तो अब ये भी सत्य है कि कश्मीर में अब सोचा जा सकता है। धारा 370 के रहते हुए न लावनी विनीत सोच सकती थी, न संदीप त्रिपाठी सोच सकते थे। लेकिन अब जो परिस्थिति है साहब, अब जो परिस्थिति है, अगर हिंदू बहुसंख्यक वहां जाना चाहता है तो इसमें आपत्ति क्या है? मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि इस पर आपत्ति क्या है? जी बोलिए, 20 सेकंड में, फिर मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से 20 सेकंड में।
जिस तरीके से आप जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, उसी तरह गुजरात की भी मांग होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर जमीन खरीद कर खेती कर सकता है। अधिकार गुजरात में क्या रोक दिया जाता है क्या कि हिंदू नहीं जाएंगे वहाँ खरीद नहीं सकते, घर किसानी नहीं हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं यहीं से शुरू करूंगी, अब यहीं से शुरू करूंगी। संदीप जी, ब्रेक लेना भी थोड़ी मजबूरी होती है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और ब्रेक के बाद भी हम जानते हैं कि कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीर में जिस कश्मीरियत की बात भी सरकार बार बार कर रही है, क्या वाकई वो कश्मीरियत आ पा रही है? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हिंदू बहुल संख्यक राज्य बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए परिसीमन की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि अगर कश्मीर में हिंदू जाकर बसता है तो इस पर आपत्ति क्या है? आइए एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए संदीप जी ने जो बातें कही, अभिजीत जी ब्रेक से पहले आपने सुनी होगी, मैं संदीप जी के पास पुनः जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो वो आरोप लगा रहे थे वो सिलेक्टिव हो रहे थे, एक स्टेट विशेष से फिर से कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन परिस्थिति और स्थिति, आप लक्ष्य और उद्देश्य एक रख रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसाएंगे, लेकिन ऐसे बयान जब बार बार आते हैं तो क्या ये आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? अभिजीत जी। लावनी जी, मुझे आपका वादा याद दिलाना पड़ेगा। जी मैं आऊंगी संदीप जी, मुझे मेरा वादा याद है, ब्रेक के बाद मुझे आपके पास ही आना है, मैंने कहा था आपसे, लेकिन आपने जो बातें कही उस पर एक रिएक्शन जरा अभिजीत जी का ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वही है। लावनी जी, देखिए एक चीज को समझने की जरूरत है और मैं सुदर्शन न्यूज के थ्रू ये चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान इस चीज को जाने कि ये जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस वाले हैं, जिनको अब नए सिरे से कश्मीरी हिंदुओं का या कश्मीरी पंडितों का दर्द पाना शुरू हो गया, जरा इनके इतिहास में जरूर जाया जाना चाहिए। जो सबसे बड़े गुनाहगार थे कश्मीरी पंडितों के, मैं बात करूंगा यासीन मलिक, शबीर शाह, बीटा कराटे जैसे जो हत्यारे थे कश्मीरी पंडितों के, उन लोगों को इन्होंने अपने 3 मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे छुपा कर रखा। यहाँ तक के यासीन मलिक को प्रधानमंत्री ऑफिस में बुलाकर सुबह का नाश्ता भी कराया गया। उन लोगों के ऊपर अगर किसी ने कार्रवाई की तो मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून का पूरी तरह से देखते हुए उन सबको सलाखों के पीछे धरा। तो मुझे लगता है कि ये कितने कश्मीरी पंडितों के आज तक सगे रहे होंगे वो आप इनसे भली भांति समझ सकते हैं। अब ये क्यों सिलेक्टिव रहते हैं इन सब चीजों के ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सियासत जो इसी के ऊपर करते हैं। अब जिस यात्रा की ये लोग बात कर रहे थे, और एक चीज समझिए कितना दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा कश्मीर के अंदर एक पीडीपी और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखी पर चलाई, उनमें से किसी भी लीडर को ये तिरंगे के तले लाल चौक में ना बुला पाए, वहां पर अकेले ही तिरंगा चलाकर आगे, और इनके साथ कोई भी वहां खड़ा नहीं हुआ। तो इस तरह का अगर ये देश बनाना चाहते हैं, इस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। 2 चीजें हमारे अभिजीत साथी ने कही। अभिजीत जी, मैं पहली बात तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, तब भी भाजपा और जनता दल की सरकार थी, और आप आज भाजपा छोड़ दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए। किस लिए मैं कह रहा हूँ, आप बात समझिए। अगर आपको ये लगता है कि 9 साल में बीजेपी एक भी कश्मीरी पंडित को वहां नहीं बसा पाई, तो शर्म की बात है ना। हमने वहां कश्मीरी पंडितों के लिए 3200 रुपए हम पेंशन देते थे। हमारे समय में 3200 रुपए मिलता था। जी सुनिएगा, शांति सुनिए। 3200 रुपए 3500 रुपए नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ से आते हैं वहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। कश्मीरियत मत छोड़िए, कश्मीरियत मत छोड़िए। अब जो चीज नहीं गए थे आप, यासीन मलिक को कौन था किसने बिठाया था अपने पास? बीटा कराटे को किसने बचा कर रखा? ये सबसे बड़े गुनाहगार थे। कम से कम हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अरे साहब, उसका भी जवाब दे रहा हूँ साहब। जब आप शांति से जानेंगे तो शांति सुनिए, आपको प्लीज ये शर्म आ जाएगी। शांति से सुन लीजिए। इस तरीके से बात नहीं आएगी, ना आपकी आएगी ना हमारी आएगी, कोई मतलब नहीं। आपकी तरह एक्सपर्ट बड़े आते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे मुजफ्फर जी के पास जाना है। ठीक है संदीप जी। जी मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको जो है भाजपा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 3200 रुपए कश्मीरी पंडितों को हम पेंशन दे रहे थे जब हमारी सरकार गई। आज 9 साल के बीच में उस 3200 का 3300 रुपए ये नहीं कर पाए। एक कश्मीरी पंडित को कश्मीर में ये बसा नहीं पाए। ये जो हमने जितने मकान बना कर दिए थे उसमें एक भी वृद्धि नहीं कर पाए। तो आप कश्मीरी पंडितों की राजनीति करना बंद करिए, कश्मीरी ब्राह्मणों के नाम पर वोट मांगना बंद करिए। पंडितों पर राजनीति की, संदीप जी जब राजनीति की बात आती है
यही अफसोस है। टेक्निकल प्रॉब्लम शायद हुआ, सुशील जी से एक संपर्क टूटा, लेकिन कश्मीरी पंडित हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिटिकल टूल है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ पे है, 4 उंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ भी है और 4 उंगली भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है। मेरा सीधा ये मानना है कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को पॉलिटिकल टूल ही समझते हैं आप लोग। सवाल ये है, मुजफ्फर साहब आपके पास आते हो, मुजफ्फर जी के पास जरा चली जाऊं क्योंकि बहुत देर से उनका टर्न नहीं आया है। मुजफ्फर साहब, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप लोग सद्भावना, भाईचारे की बात बार बार कर रहे हैं। आ रही हूँ संदीप जी, प्लीज आ रही हूँ आपके पास। पंडित को अपना अध्यक्ष बना दे। रविंद्र रैना जी जम्मू से आते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब देंगे अभी अभिजीत जी, देंगे इसका जवाब। लेकिन मुजफ्फर जी आपके पास आते हुए सवाल ये है कि जिस हिंदू की बात हो रही है, जिस कश्मीरी हिंदू की बात हो रही है, आपने कहा कि बाहरियों को नहीं आने देंगे, क्यों दूसरे हिंदू आके बसे। सवाल ये है कि इतनी एलर्जी क्यों है हिंदुओं से। इस देश का मुसलमान भी देश के हर एक राज्य में मिल जाता है, तो फिर धर्मनिरपेक्षता की जिसकी झंडा बरदारी आप लोग करते हैं, तो इस देश के हिंदू को भी तो अधिकार है कि वो देश के किसी भी राज्य में जाकर रहे। इसमें दिक्कत क्या है? मुजफ्फर, मुस्लिम भी दूसरे आ रही हूँ संदीप जी, आपका नाम मुजफ्फर नहीं है ना? मुजफ्फर इकबाल साहब से मेरा सवाल है, उनको बोलने दीजिए। अभी तो उसमें कोई एतराज नहीं है। पिछले 70 साल से मुजफ्फर साहब की आवाज थोड़ी प्लीज बढ़ाइए। नहीं कहते ये चीज। मुजफ्फर साहब प्लीज फिर से शुरू करिए, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां मैं जाकर नहीं बच सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में विदाउट परमिट नहीं जा सकते। आप शिमला में मैं जाकर वहां जमीन नहीं खरीद सकता। ये प्रोटेक्शन दी है, आइन में दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, वही प्रोटेक्शन हम भी चाहते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो लोग हैं उनको ये प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि अगर 370 और 371 में आप जरा पढ़ें उसमें क्या डिफरेंस है। 371 में आपने प्रोटेक्शन दी हुई है तकरीबन 11 रियासतों को, जहां वहीं के लोग जो हैं वो रह सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को तो छोड़ो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जाने देते क्योंकि उनका कल्चर अलग है, ट्राइबल कल्चर है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि जम्मू का चाहे वो हिंदू हो, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं डोगरा कल्चर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी भी ये कंसर्न है कि मेरा डोगरा कल्चर जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। हिंदू, कश्मीर का हिंदू अभी भी कैंप्स में है, वो मांग कर रहा है कि हमें बसने दो। आप ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर का हिंदू वहां बस सकता है, लेकिन वो सवालों में के घेरे में आप तब आ जाते हैं जब कभी भी कश्मीरी हिंदुओं की बात आती है, क्लैरिटी के साथ आप नहीं बोल पाते। आज भी कश्मीरी हिंदू वहां डरता है, डरता इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि अभी भी वहां पर ऐसे लोग, ऐसी मंशा पालने वाले लोग हैं जो उसके पहुंचने पर उसकी कत्तोगारत कर सकते हैं और उसको सपोर्ट आप लोग अपने बयानों से देते हैं। जवाब देने दें। मैंने आपका सवाल समझ लिया, मुझे हमारी पॉलिसी में कहीं भी ये कभी नहीं था कि जम्मू कश्मीर का जो हिंदू है वो हमसे अलग है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। आप कह तो रहे हैं जम्मू कश्मीर का हिंदू आपका, लेकिन कितना रहा है वो हिंदू, ये भी सवाल है। अभिजीत जी लास्ट कमेंट जल्दी से आप खत्म कीजिए। आपको दोनों तरफ से प्रहार झेलना पड़ रहा है, दोनों तरफ से बड़े सवाल आपके लिए हैं। अभिजीत जी, मैंने आपको बता दिया इनका कितना रहा हुआ, आपको अच्छी तरह से पता। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इसी कांग्रेस के दौर की, आपको बताता हूँ। म्यांमार से उठकर रोहिंग्या यहाँ पर सारे के सारे बसाए गए। उस समय ये लोग किस मंसूबे के साथ यहाँ पर क्या काम कर रहे थे? वो सभी रोहिंग्या को लाने वाला यहाँ पर कौन था और क्या मंसूबा चल रहा था? और आज जब इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम होती है। इन लोगों ने किया होगा, ये लोग इसी तरह की राजनीति करके आए। यही सवाल था कि बाहरी मतलब रोहिंग्या अगर आकर बसते हैं तो वो अपने हो जाते हैं, लेकिन अगर इस देश का हिंदू चाहता है वहां बसना तो उस पर सवाल क्यों खड़ा होता है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा पीछे छूट नहीं जाता बल्कि आगे बढ़ता ही जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अगर हिंदू राज्य की बात होती है तो क्यों इसमें सिलेक्टिव अप्रोच है और क्यों नहीं देश के हिंदू को कश्मीर में बसने का अधिकार है। और अगर इस मंशा पर सवाल खड़ा होता है बयानों के जरिए तो क्यों नहीं सरकार ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ, ऐसे आधार को तैयार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती।
सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक ही होगा, हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र के इस पथ पर संकल्प के साथ कौन आगे बढ़ेगा, कितना साथ रहेगा सरकार का, कितना समेकित साथ रहेगा समाज का, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। ये हमें बेवकूफ समझते हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इस किस्म के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।